उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज़ टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सबों का आभार, क्योंकि आप लोगों ने इस एडिटर्स टॉक को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। हम आपको जैसा बताना चाहेंगे कि इसमें हम अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों को आमंत्रित करते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं। तो आइए, आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, धनराज नंदलाल अग्रवाल। जी हाँ, ये इस मीरा भाईंदर शहर में उस समय आए थे जिस समय ये शहर मीरा भाईंदर एक छोटा सा गाँव था और इनके दो पीढ़ी यहीं पे रहना हुआ उनका और इनका एजुकेशन पूरा मुंबई में हुआ है। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को सर, सबसे पहले उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा सर कि हमारे दर्शकों को अपने विषय में थोड़ा बताएं। मेरा जन्म इधर भाईंदर में हुआ है और मेरी पढ़ाई भी भाईंदर में नहीं हुई है। वहाँ स्कूल नहीं था तो मुझे मालाड जाना पड़ता था। तो हम लोग यहाँ से ट्रेन में जब छोटे थे तो चौथी तक हमने यहाँ कुछ ये किया। चौथी के बाद में हम लोग वहाँ पे जाने लगे मालाड। वो भी गाड़ियाँ थी लेकिन गाड़ी लोकल थी, वो तो डेढ़ घंटे से थी वो टाइम। ड्यूरेशन 1.5 घंटे? हाँ, 1.5 घंटा का था। हाँ, बाद में 1 घंटा हुआ, वो बाद में धीरे धीरे कम होते गए। लेकिन वहाँ मलाड में जाते थे और वहाँ से फिर एनएल हाई स्कूल जो कांदुली और मलाड के बीच में पड़ता है, वहाँ पैदल करके जाते थे। तो छोटे जैसे हम चौथी पाँचवीं में थे तभी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ भी जाते थे। फिर हमने वहाँ से एक्चुअली मैट्रिक किया। वो टाइम 11वीं का मैट्रिक था, तो 11 क्लास वहाँ से पास किया। और वहाँ के बाद में ये जोगेश्वरी में वो एक कॉलेज है, वहाँ से नाम क्या था उसका नाम भी याद नहीं आ रहा है। जोगेश्वरी में एक पहाड़ी पर कॉलेज है, तो वहाँ पे हमने बीएससी किया। और बाद में थोड़े दिन दूसरा करने को चाहा, लेकिन घर में पिताजी की उम्र के हिसाब से और थोड़ा सा हमको भी वो बैठाने लगे बिजनेस के हिसाब से, तो हमने फिर थोड़ा नमक का बिजनेस चालू किया। वो टाइम शुरुआत में आपने नमक के बिजनेस? नमक से। फिर उसके बाद आप FMCG? मैं नमक के बिजनेस में मतलब क्या हो गया था, नमक के बिजनेस हम लोग यहाँ से लेके कलकत्ता तक। अच्छा। हाँ, तो हम लोग जाते थे ट्रेन में। पास पहले रेलवे पास मिलता था हमको, या पूरा इधर से इधर तक का, तो उसमें हम लोग पास बना के रखते थे 2-2 महीने का। तो हम लोग यहाँ से जाते थे, सीधा नासिक उतरते थे। नासिक, जलगांव, भूसावल, ऐसे आगे होते हुए अकोला, जो बड़े बड़े सिटीज़ थे वो टाइम, होते में हम लोग उसको मतलब वहाँ पे हम लोग नमक का बिजनेस करने को जाते थे और हम लोग वहाँ से ऑर्डर लेते थे। तब यहाँ पे हम लोग नमक यहाँ पे ख़रीदते थे। और यहाँ पे आपको जो अभी भाईंदर के आगे जो एक शेड बना हुआ है, धक्का जिसको बोलते हैं, हाँ, तो वहाँ पे गाड़ियाँ भरती थी और वहाँ से हम लोग लोडिंग करके वहाँ जाते थे। तो मैं टाटा नगर तक या कभी कलकत्ता तक भी चला जाता था, फिर वापस आते टाइम थोड़ा वसूली करके आता था। ऐसा करके हमने बिजनेस धीरे धीरे बाई ट्रेन आप लोग? बाई ट्रेन। तो ये नमक का व्यवसाय के बाद फिर आप जैसा ये FMCG में आप आए, उसमें टेलीकॉम हो, ऑटोमोबाइल है, ITC है, नेस्ले, इन सारी चीज़ों का ये अभी नया बच्चों लोगों ने सब ज़्यादा चालू किया। मैं भी उसमें पहले शुरुआत किया था लीवर से। हाँ, लीवर से शुरुआत किया, फिर नेस्ले लिया था हमने और डिस्ट्रीब्यूशन से मीरा भाईंदर का। तो यहाँ से वो काम हम लोग कर रहे थे। धीरे धीरे वो नमक वाला कम करने लगे। क्या उसको बहुत लंबा जाना पड़ता था, 1 महीने का टूर, 1.5 महीने का टूर होता था। वापिस आते टाइम भी 15 दिन लगते थे। तो वो धीरे धीरे हम लोग कम करने लगे और जैसे तैसे वसूल किया थोड़ा पैसा, थोड़ा बहुत रह भी गया।
लेकिन वहाँ वसूल करके फिर यहाँ पे थोड़ा जैसे बस्ती जैसे धीरे धीरे मेरा भेंदर का भी बढ़ने लगा, तो यहाँ पे हमने एजेंसी लाइन चालू किया। किस सन की बात है नमक का व्यवसाय? अभी नमक का बिजनेस तो अभी मैंने सर 64 में बीएससी किया था। 64 के बाद में थोड़े दिन के बाद में ही वो सब चालू कर दिया था नमक का बिजनेस। 65-66 में ही ऐसा कुछ मैं था। चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को 65 का समय मीरा भेंदर का स्वरूप क्या था, किस तरीके के यहाँ से? मेरा भेंदर एक छोटा सा गांव था। यहाँ ये जो अपना अभी हजारीमल बंकटलाल का जो बंगला है वहाँ से गांव चालू होता था और बाहर सब तांगे खड़े रहते थे, और यहाँ से ऐसा अंदर आके राम मंदिर रोड आके और वहाँ पे पुलिस चौकी जो है उधर तक वो रास्ता बाहर निकलता था। तो ये रोड पे शुरुआत से देना बैंक जो है वहाँ से वो थोड़े से आगे जाके राम मंदिर तक लगभग मारवाड़ी बस्ती थी हम लोग की, और मारवाड़ी और गुजराती दोनों। और उसके बाद में जो भेंदर के ओरिजिनल महाराष्ट्रियन है वो थोड़ा से पुलिस चौकी तक जो भी है उधर थे। और पीछे उसके जो ये रोड के जो पीछे वाला रोड है उसमें क्रिश्चियन बस्ती थी। तो मतलब 3 समुदाय? 3 मारवाड़ी, गुजराती, मराठी और क्रिश्चियन 4 समुदाय थे। मुस्लिम कम थे इधर बहुत। मुस्लिम फिर इन्होंने ये बताया मुजफ्फर सेठ ने जो मेरा रोड किया ने उधर फिर मुस्लिम ज़्यादा हो गया। सर एक चीज़ है कि आपके भाई ही डॉक्टर श्री भगवान अग्रवाल जो कि गाइनो सर्जन है, गाइनोलॉजिस्ट है, आपने पहला हॉस्पिटल की स्थापना की, क्या है? यस, पहला हॉस्पिटल हमने किया। क्या ऐसी बातें रही कि आप आपके नहीं, मेरे पिताजी को ये था कि जब अपने यहाँ का कोई डॉक्टर अच्छा है नहीं, बड़ा डॉक्टर है नहीं, तो मेरा लड़का डॉक्टर हुआ तो मैं भेंदर की वाले लोगों की सेवा करूँगा तो ही अच्छा रहेगा। तो उनको वो पहले बीकानेर में पढ़ के आए थे, उनकी इच्छा थी मैं बॉम्बे जाऊँ, लेकिन उनको बॉम्बे नहीं जाने दिया। बोला यहाँ से आप चालू करो। फिर वो छोटा था, वो देखो गली में एक पहले हमने वहाँ उनको लेके गया था, तो वो लेकिन उस समय वो मेन मतलब डिलीवरी के मास्टर थे। तो वो टाइम में वो भी एक मुसीबत थी कि लेडीज़ वगैरह इतनी शर्मिली होती थी, तो डिलीवरी के लिए जेंट्स के पास जल्दी आती नहीं, जाती नहीं थी। लेकिन फिर भी लेडीज़ वगैरह इनको रखा, नर्सों को वगैरह, और वो जैसे तैसे वो चालू किया तो वो फिर चलने लगा और अच्छा नाम हो गया उनका। फिर उन्होंने जो आगे जैसे जैसे बस्ती बढ़ गई तो आगे बॉम्बे मार्केट में उन्होंने बड़ा हॉस्पिटल अपना बना लिया, और ये भी चालू है। तो सुना आपने धनराज अग्रवाल जी को, बहुत ही पहले से 60s के जो दशक हैं उस समय जो मीरा भेंदर का स्वरूप था उसके विषय में जो चर्चा किया। दूसरा, मीरा भेंदर ने पहला हॉस्पिटल जो लोगों के लिए वो इनके फैमिली की तरफ से शुरू किया गया। डॉक्टर भगवान अग्रवाल जी जो कि गाइनोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा यहाँ पे आज तक अभी भी वो उनका क्लिनिक है वो चल रहा है। तो इस परिवार गाइनोकोलॉजिस्ट। अब हम सर आगे बढ़ेंगे और मैं चाहूँगा कि ज़रा आप अपने फैमिली के विषय में बताएं, आपके लड़के के विषय में। मेरे पिताजी यहाँ पे उप सरपंच थे काफ़ी टाइम तक। उसके बाद मेरे चाचा जी वो भी नगर पालिका के सदस्य थे। उसके बाद सबसे छोटे चाचा जी गंगाधर जी, आपको मालूम, ओम प्रकाश गाड़ोदिया और ये लोग, आपके हम मतलब रिलेशन है, मतलब भाई बंद है सब। तो वो गंगाधर जी थे, वो आरएसएस उन्होंने इधर स्थापित किया। मेन आरएसएस के वो ये कार्यकर्ता थे, और लगभग आरएसएस उन्होंने स्थापित किया। और नगरपालिका इधर ग्राम पंचायती में भी वो लोग काम किया उन्होंने। तो कितने लड़के हैं? मेरे 2 लड़के और 1 लड़की है। एक लड़का बिजनेस देखता है सब, और एक लड़का डॉक्टर निरंजन करके है। तो यहाँ पे साला से नर्सिंग होम है, वो भी इसीलिए यहाँ पे खोला भेंदर की मतलब अच्छी सेवा हो। और फिर उन्होंने धीरे धीरे बॉम्बे हॉस्पिटल में उनको
जैसे वो नंबर लगाते गए तो बॉम्बे हॉस्पिटल में उनका नंबर लग गया, तो फिर बॉम्बे हॉस्पिटल में जाने लगे और यहाँ भी थोड़ा बैठने लगे। नहीं, हमारा यही इसी प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में डॉक्टर निरंजन अग्रवाल से बातचीत हुई, तो वो बहुत सारे अलग अलग एसोसिएशन में अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। जानना चाहेंगे धनराज अग्रवाल जी से कि सर, आपके समय का भाईंदर और अभी का भाईंदर, ये जो इतना लंबा सफ़र है, क्या मानते हैं आप, डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ? तभी छोटा गांव था, सब एक दूसरे को जानते थे, किधर भी कुछ भी काम पड़ा तो सब इकट्ठे हो जाते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, एक बिल्डिंग वाला, बड़ी बिल्डिंग वाला भी एक फ्लैट वाला दूसरे को नहीं जानता है, तो अभी ऐसी परिस्थिति आ गई है। लेकिन धीरे धीरे दाम बढ़ते गए, यहाँ मकान बढ़ते गए, लेकिन बिजनेस बढ़ गया। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसा बिजनेस बढ़ेगा, तो यहाँ पे वो हिसाब से सब बिजनेस सब काफ़ी, मतलब दुकानदार वगैरह हो गए और बिजनेस अच्छा यहाँ पे सब चलता है। कह सकते हैं कि पहले ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत से नगर परिषद से फिर नगर पालिका, उसके बाद महानगर पालिका, इतना लंबा सफ़र तय किया है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है शुरू से लेकर अभी तक? मैं पहले नगर पालिका में था, हाँ, फिर महानगर पालिका में मैं आया और तीसरी बार मैं हार गया था, तो मैं अपना सामाजिक काम चालू रखा मैंने। तो मैं पहले, इसके पहले आप यहाँ नगर सेवक रहे? हाँ, नगर सेवक। कितने टर्म आपने? मैं 2 टाइम नगर सेवक था, तीसरे में हार गया था तो मैं छोड़ दिया था। फिर सामाजिक? हाँ, उसके बाद बीजेपी का मुझे अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा। मैं मीरा भाईंदर का बीजेपी का अध्यक्ष था, तो अध्यक्ष के रूप में मैंने काफ़ी काम किया है। यहाँ बीजेपी थी नहीं, राष्ट्रवादी और कांग्रेस 2 ही पार्टियाँ थी वो टाइम, और जैसे दोनों पार्टियों में गिलबर्ट सेठ एक मैन थे और एक वो थे उधर मुजफ्फर जी। हाँ, मेरा रोल में वो मुजफ्फर जी थे, लेकिन हम लोग सब ऐसा मिल के रहते थे, ऐसा बेमनस नहीं था किसके एक दूसरे पर, लेकिन हम लोग सब मिल के रहते थे और जैसा तैसा पहले की अपेक्षा अभी जो पॉलिटिकल लोग हैं, जैसे आपने सुना होगा कि मीरा भाईंदर का जो भाजपा है जिसके आप अध्यक्ष हैं, उसमें 2 वोट हो चुका है। इसके विषय में, अभी की राजनीति के विषय में देखिए, आपको बताता हूँ, भाजपा का धीरे धीरे विस्तार, पहले यहाँ कुछ भाजपा नहीं थी। जैसे अगर मुझे मालूम है तो मेरे जितना शायद ही कोई मेहनत किया है। मैं जो भी बिल्डिंगें यहाँ पे, यहाँ से लेके काशी मेरा तक, ईस्ट की जो भी बिल्डिंग है, अभी तो बहुत हो गई, उतने नहीं थी, कम थी, ठीक है। सब बिल्डिंगों में लगभग हम पर्सनल, मैं और हमारा वो टाइम का सेक्रेटरी था वगैरह, ये सब लोग, हम लोग वो तो हम लोग घूमते थे। ये किस साल की बात है सर, किस वर्ष? अभी वर्ष तो मुझे साहब इतना पूरा याद नहीं है, लेकिन हम लोग उस समय घूमते थे और धीरे धीरे बीजेपी के खाली 2 आए थे, उसके बाद 5 हुए, फिर 9 हुए, फिर 15 हुए, फिर 97 ऐसा धीरे धीरे। फिर एक बार थोड़े से फिर कम हुए थे, लेकिन फिर बढ़ गए। फिर यहाँ पे जैसे जैसे बस्ती बढ़ती गई तो दूसरे राजनीतिक लोग भी आने लगे। फिर मुंडे साहब एक बार आए थे, 2 बार, गडकरी साहब भी आए। मुंडे साहब आए तभी, पहले तो जैसे हम लोग चालू रखते थे, फिर मेहता जी आए थे, तो मेहता जी मुंडे साहब को खास, मतलब उनके थे, गोपीनाथ मुंडे। हाँ, गोपीनाथ मुंडे को। तो धीरे धीरे वो मेहता जी ने कवर करना चालू किया। देखिए, जो जूने लोग थे ने, वो अपने खाली काम से काम रखते थे, उनका ये नहीं था कि भाई कि अपना बीजेपी का काम करने का, बाकी हमको कुछ लेना देना नहीं है। और उल्टा घर से अपना पैसा लगता था। बाद में धीरे धीरे राजनीतिक ऐसी होती चली गई कि कमाने लगे लोग, तो उसमें थोड़ा सा फिर गुटबाजी चालू हो गया। तो गुटबाजी में फिर सब झंझट चालू होने लगा। मैंने तो साहब फिर ये थे अपना गडकरी साहब थे वो टाइम, तो गडकरी साहब मेरे को, मतलब उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, गडकरी साहब ने, और मुझे ऊपर तक लाए। फिर वो सीधे वहाँ चले गए ने, दिल्ली। तो लास्ट में मेरे को इतना भी कहा उन्होंने, धनराज जी दिल्ली आना है तो आ जाओ। मैं बोला मैं दिल्ली नहीं आ सकता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई फिर छूटने लगा धीरे धीरे। अभी बोलना नहीं चाहिए, आप इसमें लिख के मतलब नहीं है। जैसे दूसरे लोगों ने लिया तो कोई बोलने लगे, बीच में आया था कि 70 से ऊपर वालों को ये मत करो, ये मत करो। तो ऐसा करके करके मतलब राजनीतिक पार्टी में
कितना ही बूढ़ा होने दो, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो भी भीड़ तो होती है ना, आप आते तो हो, आपकी फैमिली आएगी, लेकिन उन्होंने फिर वो ऐसा कुछ समझा नहीं। और तो जैसे जैसे कई उम्र वालों को मतलब आउट किया था। और अभी उसके बाद में फिर आई बीजेपी, लेकिन अभी देखेंगे तो आपको 2-3 गुट आपको मिलेंगे बीजेपी में। तो अभी पहले बिना स्वार्थ के काम करते थे, अभी सब स्वार्थ से काम करते हैं। तो वही कहते हैं ना कि जहाँ स्वार्थ आ जाती है तो वहाँ चाहे कोई एसोसिएशन हो, चाहे कोई संस्थान हो, चाहे परिवार ही क्यों हो, वो बिखर सा जाता है। और वही स्थिति जैसे अधनार साहब ने बताया कि पिछले कई 2 बार इन्होंने ये नगर सेवक भी रहे, तो उस समय की राजनीति और इस समय की राजनीति का इन्होंने बहुत अच्छे तरह से विश्लेषण दिया कि उस समय निस्वार्थ भाव से लोग अपना पैसा खर्च करके पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन आज ज़माना बदल गया है और लोग बड़े ही स्वार्थी हो चुके हैं। धन्यवाद सर। एक चीज़ और मैं चाहूँगा आपसे जानना कि आपकी कहीं ऐसी महत्वाकांक्षा जिस समय आप पॉलिटिक्स में थे तो कोई छूट गई हो, बाकी रह गई हो कि काश हम ये कर लिए होते, ऐसा कुछ आपके मन में है? मेरी महत्वाकांक्षा थी मैं पार्टी का काम हमेशा करता रहूं, लेकिन उस समय फिर हमको बुलाना ही उन लोगों ने बंद कर दिया था, जो सीनियर लोग थे। तो मैं चुपचाप बैठ गया और कुछ बोल नहीं सका। आपके नज़र में मीरा भाईंदर में क्या अभी रह गया विकास करने? मीरा भाईंदर शहर को क्या चाहिए जो जिन्हें पॉलिटिकल जो सत्ताधारी लोग हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? क्या ऐसी समस्या? मीरा भाईंदर शहर का जो मेन तो अभी क्या हो गया था, ये जो रास्ता था जो मेरा काशी मेरा ये रोड, वो रास्ते के बीच में सब गलियां जो जाती थी, वो एक अलग से एक रास्ता बनाने का पहले प्रस्ताव आया था। तो उस समय वो मेहता जी नहीं वो प्रस्ताव लाए थे, बोले वहाँ अभी तैयारी करेंगे, लेकिन वो आज तक वो बना नहीं है और वो ऐसा ही रह गया। और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, आप देखते होंगे काशी मेरा रोड पे। पहले ऐसी कुछ पहले बात थी कि फ्लाईओवर ऊपर ऐसा बनाने का, और वहाँ से फ्लाईओवर से वो अलग अलग रास्ता निकालने है, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। तो इसका प्रस्ताव आ गया था महासभा में? नहीं, ऐसा वो लोग बोले ऐसा करेंगे। अभी जैसा मेट्रो है, अभी मेट्रो आएगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। मैं सामाजिक कामों में रुचि लेता था, तो पहले यहाँ पे मैंने अग्रवालों को इकट्ठा किया। हाँ, तो अग्रवाल सेवा समिति बनाई, उसमें हम लोग 4-5 जन मेन थे। मैं उसका अध्यक्ष भी रहा, सेक्रेटरी भी रहा, पहले उपाध्यक्ष भी रहा, सब रहा हूँ। अग्रवाल सेवा समिति जैसे अग्रवालों का कुछ पैसा खर्च भी करते हैं वो लोग, तो वो हिसाब से हम लोग वो अग्रवाल सेवा समिति बना के कुछ न कुछ सामाजिक काम करने लगे, छोटे मोटे। अभी ऐसा मैं गिना तो नहीं सकता, लेकिन ऐसा सामाजिक काम कर। वो संस्थान चल रहे हैं? हाँ, अग्रवाल समिति आज भी, क्योंकि अग्रवाल समिति के द्वारा कभी तीज का पर्व मनाया जाता है, कभी कुछ फंक्शंस वगैरह। फंक्शन है, जैसे वार्षिक फंक्शन करते थे और कुछ बच्चों को फीस वगैरह ऐसे देते थे। गरीबों की सहायता करना ये एक मेन उद्देश्य था। वो उसमें अग्रवाल समिति में अभी वो राजेंद्र मित्तल करके प्रेसिडेंट है, वो चला रहे हैं। जैसे हम फिर अनाज का काम हमने चालू किया था बीच में, अनाज एसोसिएशन जो सोन जी है, हाँ, ग्रेन एंड शुगर मर्चेंट एसोसिएशन, तो वो हमने बनाई। उसका प्रेसिडेंट मैं था फर्स्ट। हाँ, पहले अग्रवाल समिति का था, फिर मैं ग्रेन एंड शुगर मर्चेंट बनाई, तो वो ग्रेन एंड शुगर मर्चेंट का भी मैं प्रेसिडेंट था। ग्रेन एंड शुगर मर्चेंट में भी जैसे कई वो खाली अंदर की बात है, जैसे अपने कई लोग पेमेंट जल्दी नहीं देते, कई लोग ये नहीं करते, तो उनको ले फिर मीटिंग करते थे, भाई इसका पेमेंट नहीं आ रहा है तो उसको सब लोग माल देना बंद करो तो उसका पेमेंट आएगा। तो ऐसा कर, हाँ, तो सब लोग देना माल बंद करते थे और उसका पेमेंट फिर आ जाता था। ऐसा करके चलाया, लेकिन अभी वो भी थोड़ी थोड़ी कमज़ोर होने लगी थी। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो फिर हमने यहाँ पे एक और परमार्थ करके संस्था है बॉम्बे की, तो उसका भी मैं इधर अध्यक्ष बन रहा हूँ। वो भी हमने थोड़े साल चलाई, फिर बॉम्बे आना जाना ज़रा कम हो गया, फिर बंद हो गई। और ये जो 2 साल अभी कोविड के आए ने, उसमें एकदम ख़त्म हो गए। किस तरीके से ले रहे हैं इस कोविड को, क्योंकि बहुत सारे लॉसेज हुए हमारे? नहीं, कोविड जब से आया नहीं, जैसे मेरा लड़का बॉम्बे का अच्छा डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, तो उसने फर्स्ट मुझे पहले एक ही बात कहा, पिताजी आपको घर से बाहर नहीं जाना है। अच्छा। आपको घर में ही रहना पड़ेगा, आप प्लीज़ मत जाइए किधर भी। बात मानना भी पड़ता और ज़रूरी भी था। तो अभी जैसे अभी
1.5-2 साल से मैं घर में ही बैठा रह गया, कहीं बाहर निकला नहीं। और बैठे बैठे का भी आदमी जैसे बीमार जैसा हो जाता है, ऐसा बीमार नहीं लेकिन भूलने लगा, सब ये होने लगा कि मिलना बंद हो गया। अभी वैद्य जी का जैसे सूरत है याद पहचाना तो लगता है नाम याद नहीं आ रहा, ऐसा हो गया सब। तो अभी थोड़ा उम्र के हिसाब से भी 75 से ऊपर हो गया मैं, तो थोड़ा सा नाम वगैरह भूलने लगे सब, ऐसा तो उम्र का तकाजा। उम्र का तकाजा। और सर एक चीज़ तो है, कम से कम आप लाइव हैं, अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं। आपके लड़के डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल ने आपको ऐसा बोला, तो कहीं ना कहीं ये आपके क्योंकि पापा हैं, फादर हैं, तो एक रहता है कि हमारे पापा अच्छे से स्वस्थ हैं। देखिए थोड़ा सा योगा करता हूँ। अच्छा। सुबह, पहले सुबह घूमता हूँ। पहले हम लोग यहाँ से जाते थे शिवार गार्डन घूमने को जाते थे, बाद में ये इसी में बंद हुआ सब। ये बंद होने के बाद में मैं घर पे मेरा योगा करता हूँ। और ये जो बाहर का रोड है इधर मैं आधा घंटा घूमता हूँ रोज़, आज भी घूमता हूँ। बारिश रहेगी तो घर में जैसा ये हॉल है, नहीं तो हॉल में घूमता हूँ आधे घंटा, लेकिन घूमता ज़रूर हूँ। और फिर प्राणायाम करता हूँ, ऐसा 1.5 से 2 घंटा मेरे शरीर पे आज भी मैं लगाता हूँ। 5:30-6 बजे उड़ जाता हूँ। तो ये है लाइफ स्टाइल धनराज अग्रवाल जी का। और कहीं ना कहीं देखिए 75 से ज़्यादा उम्र हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक इनको कोरोना टच नहीं कर पाया है, क्योंकि सावधानियाँ ही होने पड़ती हैं। और इनका सबसे ख़ास बात स्वस्थ रहने का कि सुबह जो वॉकिंग होता है, वॉकिंग करते थे लंबे दूरी तक के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से इनको रोकना पड़ा। और ये इनके घर के, इनके बंगलों के पास में जो रोड है उस पर आज भी वो सुबह टहलते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पिरेशन देता है, क्योंकि इस उम्र में भी अगर ये कर सकते हैं तो हम यंगस्टर्स क्यों नहीं कर सकते और अपने आप को बचा क्यों नहीं सकते। अंतिम बारी हम अपने पड़ाव पे आए हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा, आप सामाजिक सरोकार से भी जुड़े रहे, आप नगर सेवक भी रहे, उसके बाद कई संस्थाओं के अध्यक्ष रहे। आज का जो ये लाइफ हो चुका है, लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को। नहीं, जैसे टाइम बदलता है वैसे सब लाइफ बदलती जाती है। पहले का टाइम में और आज के टाइम में बहुत फ़र्क हो गया। जैसे मैंने आपको कहा, पहले पैसे की वैल्यू थी, लेकिन फिर भी आदमी की इज्जत पहले देखता था वो। आजकल इज्जत नहीं देखता, पैसा पहला देखता है। तो ये सब चीज़ें फ़र्क पड़ गया है। फिर भी जो सामाजिक कार्य करता है वो जैसे तैसे अपना सामाजिक कार्य करते, उसको नहीं तो नींद नहीं आती है। आज कुछ भी नहीं किया, सामाजिक कार्य करता है वो, सामाजिक कार्य थोड़ा बहुत करता ही है। अपना जो जूना राम मंदिर है ना, उसका भी मैं अध्यक्ष था। अच्छा। पहले मेरे पिताजी थे, बाद में मैं बना उसका अध्यक्ष। एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप 75 से ऊपर हो चुके हैं, कुछ करना चाहते हैं और भी कुछ करना आपका बाकी है आपके पास कि और भी मुझे ये काम करना है? अभी आपको सच्ची बताऊं तो जो 2 साल में इच्छाएं सब मर गई। घर में बैठने से आदमी क्या होता है, बैठे रहो, टीवी देखो या सो जाओ। तो उस समय नहीं तो हम लोग, मैं कभी घर पे बैठा नहीं था, मैं घूमता ही रहता था कोई भी। और सामाजिक कार्यक्रम कहीं भी होने दो, सब पहचानते भी थे। लेकिन धीरे धीरे वो सब चीज़ बंद हो गई, उम्र भी हो गई, तो वो मन भी नहीं करता है कि भाई वहाँ सिचुएशन भी ऐसा है कि ओल्ड एज जो है वो लोगों से मिलना जुलना कम करता है। कम। शरीर की भी बात है, जान की। मिलना जुलना तो कोविड के कारण एकदम कम हो गया, नहीं तो पहले लोग मिलते थे हाँ। और अच्छा लगता था। लेकिन अभी मिलने से भी डरने लगे, क्या करोगे। तो सुना आपने धनराज अग्रवाल जी को, इनकी इतनी लंबी जो उम्र है उसके पीछे अभी तक ये स्वस्थ है। और दूसरा, इन्होंने अलग अलग शेड्स में काम किया, उसमें अच्छा नाम कमाया। और अभी भी इनका कहना है कि इच्छाएं तो थी, लेकिन ये कोविड काल की वजह से वो इच्छाएं मर गई। तो और लोगों को भी इन्होंने कहा कि समय बदलता है, उस तरीके से चेंज होना चाहिए, लेकिन लोगों में जो डिसिप्लिन है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है, वो होनी चाहिए और अपने आप को संयमित रखें। धन्यवाद जी, आप हमारे एडिटर्स टॉक में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।